वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ये है आपका सेकंड लेक्चर ऑन सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है, लेक्चर 1 नहीं देखा है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2, जो कि हमने रूरल इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सोडस टू अर्बन एरियाज एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट इस पर बनाया है। तो सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑन द रूरल इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सोडस टू अर्बन एरिया एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट पे बेस्ड होंगे। पिछली बार अनएम्प्लॉयमेंट पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर। फ्रेंड्स, चैप्टर की तरफ आगे मूव करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये जो सिलेबस आपको गिवन है ये काफ़ी स्मॉल लग रहा है, आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन लेक्चर जो है आपका, वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। रीज़न बीइंग कि रूरल इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ये अपने आप में काफ़ी बड़े चैप्टर हो जाते हैं। हमें डिटेल में पढ़नी है चीज़ों को, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। इस रीज़न से जो है आपकी जो चैप्टर है वो बड़ा हो सकता है। तो देखिए, चलिए हम अब शुरुआत करते हैं रूरल इकोनॉमी की। क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द रूरल इकोनॉमी, एक्सप्लेन द फीचर्स। ठीक है। तो रूरल इकोनॉमी जो है वो हम कह सकते हैं कि देखो, गाँव के अंदर जो है पैसा आ कहाँ से रहा है, इसको अगर हिंदी में बात करें हैं तो कह देते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है, और जो भी ओवरऑल रूरल इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। सब लोग ये बता सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर इज़ द मेन की दैट डिसाइड्स द इकोनॉमी ऑफ ऑल द रूरल एरिया। तो उसके लिए जो लैंड है दैट इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। इसके अलावा क्या क्या फीचर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, एंड दे हैव ऑल्सो बीन अ ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी। सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर जो है दैट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ इकोनॉमी, और मेनली इन विलेजेस। तो रूरल इकोनॉमी दैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 46% ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, दिस इज़ द फैक्चुअल डेटा टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड, जो भी सोर्सेज होते हैं, हर साल डेटा पब्लिश होता है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ से लिया गया है। 2017 के अकॉर्डिंग डेटा है ये कि 46% ऑफ नेशनल इनकम जो है आउट ऑफ ओवरऑल कंट्रीज इनकम, 46% जो है रूरल इकोनॉमी से आता है। उसके अलावा जो भी बचा है 54% वो आपका अदर सोर्सेज से, लाइक अर्बन इकोनॉमी या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इधर से आता है। तो अगर 46% रूरल इकोनॉमी पे डिपेंड कर रहा है, अगर ओवरऑल कंट्री की जो भी ग्रोथ है या फिर इकोनॉमी है, तो इसके लिए देखिए, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी आपका रूरल इकोनॉमी पे काफ़ी जो भी है डिपेंडेबल होगा। उसके अलावा देखो, पॉपुलेशन भी एक की है। तो हमें क्या करना है, रूरल इकोनॉमी को साथ में लेके चलना है। मतलब ये है, आजकल क्या हो रहा है, लोग मूव कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। रूरल इकोनॉमी जो है आपका वो ड्यू टू पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे ही बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोग गाँवों से कहाँ जा रहे हैं, शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट। अब अगर शहरों की तरफ जा रहे हैं तो गाँव की तो भाई स्थिति ख़राब होगी। तो इसकी वजह से जो रूरल इकोनॉमी जो है वो डे बाय डे कम होती जा रही है, और अर्बनाइजेशन जो है आपका बढ़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज़ जो बता दें आपको, इंडिया इज़ प्रीडोमिनेटली रूरल कंट्री विद द 2/3 ऑफ पॉपुलेशन एंड 70% ऑफ मैन पावर इन रूरल एरिया। ये है, ये भी डेटा जो है फैक्चुअल डेटा है। 68.84% अकॉर्डिंग टू 2017, एंड 31.1% ये है आपका अर्बन एरियाज़ में, यह आपका रूरल एरियाज़ में। 2017 का डेटा है। अगर आपको एग्ज़ाम से पहले कोई डेटा चेंज हो जाए तो आपको वही डेटा लिखना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है रूरल इकोनॉमी बनी रहे। तो सेवरल अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स, क्या क्या हम कर सकते हैं, वी कैन ओपन द स्कूल्स, we can establish some of the healthcare centers, and we can improve the means of transportation in the rural area. We can improve the communication techniques and mass media services to the rural area. उससे क्या होगा, जो आपका रूरल इकोनॉमी है इम्प्रूवमेंट होगा। तो दीज सर्विस
मटेरियली अफेक्ट्स द रूरल लाइफ। मटेरियली मीन्स कि सच में ये चीज़ें जो है अफेक्ट करेगी, और हमें ये जो भी प्रोग्राम्स है ये अब लॉन्च करने चाहिए टू इम्प्रूव द रूरल इकोनॉमी। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो जो पहला फीचर है वो है आपका कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, इन द प्रेजेंट डे अ लार्ज पार्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी हैज़ ओपनड अप and which has made the commercialization of agriculture possible and that ultimately leads to the development। तो अगर आप कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज करते हो तो उससे आपका अल्टीमेटली क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो कमर्शलाइजेशन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अंदर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं कि यू कैन यूज़ हाई वेराइटी सीड्स। का मतलब ऐसी सीड्स यूज़ करो जो कि उनसे यील्ड आपकी जो उपज जो है वो अच्छी रहे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दिस इज ऑल द फैक्टर फॉर द कमर्शलाइजेशन। यूज ऑफ मशीनरी इन द प्रोडक्शन, एक्सपेंशन ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट्स। ठीक है। सेकंड जो फैक्टर है वो है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो देखिए, पिछले कई वर्षों से जो रूरल सोसाइटी है अर्बनाइजेशन की तरफ अग्रसर हो रही है, उसकी तरफ मूव हो रही है, जिसका जो रिजल्ट है वो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, डिस इंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिलीज अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, आपका जो भी जॉइंट फैमिलीज हैं वो अलग हो रही है। डिस अपीयरेंस ऑफ नेबरहुड, इमरजेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म के बाद में भले ही अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है, कैसे, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। लेकिन अर्बनाइजेशन से रूरल इकोनॉमी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। वो कैसे कैसे इफेक्ट पड़ा है कि लोग जो है मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द सिटीज़, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो भी प्रोडक्शन है, जो भी आपकी इकोनॉमी आ रही है फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो आपकी जो है ड्यू टू मूवमेंट आपकी जो है कम हो जा रही है। ठीक है। द कम्युनिकेशन हैज़ बीन रिजल्ट इन द डेवलपिंग द मार्केट्स ऑफ गुड्स इन रूरल एरियाज। मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप्स इन रूरल एरियाज विच आर रिच इन रिसोर्सेज नीडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। द नेक्स्ट फैक्टर इज इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूरल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की, वो आपके स्टेट्स के बाद में उनके पास में आ गई। तो देखिए, अब स्टेट्स ने क्या क्या पॉलिसीज़ यूज़ किया है, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं कि प्रोडक्शन रिलेशन, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, सिक्योरिटी टेंडेंसी, सीलिंग ऑफ होल्डिंग्स, एंड दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ मेड बाय स्टेट। एंड रिसेंटली 2018 के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई है, पीएम आशा, अंडर द अम्ब्रेला स्कीम टू प्रोवाइड एमएसपी फॉर द फार्मर्स। देखिए, एमएसपी एश्योरेंस के लिए एक स्कीम चलाई गई है पीएम आशा, जिसके अंदर आपको जैसे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दी जाएगी। जैसे किसानों को मान लीजिए गेहूं है, गेहूं की प्रोडक्शन कुछ हो रही है, अब ड्यू टू आपका सीलिंग या होल्डिंग की वजह से प्रोडक्शन या प्राइस कम हो जाती है, तो एक एमएसपी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, जिसके थ्रू आपको जो भी ये फार्मर्स होंगे उनको मिनिमम इतना तो प्राइस दिया ही जाएगा। तो ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो आपके स्टेट्स ने चलाई हैं, और दिस कम्स इन द इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन फैक्टर। नेक्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिटी। देखो, रूरल इंडस्ट्रीज में पैसे ज़्यादा मिल नहीं रहे, तो क्या करेंगे लोग, अर्बन इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, तो दैट कम्स इन द फैक्टर ऑफ कैपिटल इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी। देखो, 50% से ज़्यादा जो भी इकोनॉमी है वो इंडिया की, मतलब 46% जो भी इकोनॉमी है ओवरऑल इंडिया की, वो आपकी रूरल इकोनॉमी से आती है। जो रूरल रिकन्स्ट्रक्शन ऑल्सो अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द टोटल बिल्डिंग एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्शन। द रूरल कंस्ट्रक्शन ऑल्सो अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द टोटल बिल्डिंग एक्टिविटी इन कंट्री, और एग्रीकल्चर इज द की ऑफ रूरल इकोनॉमी। Rural industries were approximately 25.8% in 1971। तो रूरल जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो कितनी थी 1971 में, 25.8%, जो अब 2011 में 2000, ये डेटा है आपका 2011 का,
तो उसमें कब हो गई, कितनी होगी, 51.3%। ठीक है। और जब हम बात करते हैं शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल इकोनॉमी, तो 72.4% 1971 में था, जो कि अब 39.2% हो गया। अब इस चीज़ से आप क्या समझ सकते हो कि रूरल इंडस्ट्रीज जो है वो अब बढ़ी है। ठीक है, रूरल इंडस्ट्रीज जो है अब बढ़ रही है, लेकिन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वो कम हो रहा है। मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर कमी आई है। गाँव में खेती, रूरल जो भी इकोनॉमी है वो कहाँ से आ रही है, अब इंडस्ट्रीज से। अदर फैक्टर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी इज लो पर कैपिटा इनकम, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो दीज फीचर्स आर एज ए रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी लेवल इन द रूरल एरियाज एंड मेन एग्रीकल्चर फूड दैट कंट्रोल्स द रूरल इकोनॉमी आर फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी एंड तंबाकू एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड सीड्स एंड बर्ड्स। तो ये कुछ आपके एग्रीकल्चर फूड्स हैं जो आपके रूरल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन द पॉवर्टी एंड इट्स टाइप, गिव द सजेशन टू एरेडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, कितने टाइप की पॉवर्टी होती है, और पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए कुछ सजेशंस दीजिए। देखिए, पॉवर्टी एक कंडीशन है जहाँ पे लोगों की जो बेसिक नीड होती है वो लोगों को नहीं मिल पाती है। अब लोगों की बेसिक नीड क्या होगी, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको हम कहते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो अगर ये नहीं मिल पाते हैं लोगों को तो वो एक पुअर कहलाए जाएंगे। देखिए, पहले के ज़माने में ये डेफिनेशन चलती थी कि आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है तो आप गरीब कहलाए जाओ। लेकिन आज के ज़माने में ये जो डेफिनेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी, क्योंकि आजकल लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन या पानी, इन सभी की भी ज़रूरत हो जाती है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को अब लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे कि पॉवर्टी इज़ ए कंडीशन वेयर पीपल्स बेसिक नीड लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, पानी, रोटी, कपड़ा एंड मकान वो नहीं मिल पाते हैं। तो आप उस कैंडिडेट्स को, उस पर्सनस को पॉवर्टी के कैटेगरी में रखोगे। ठीक है। फिर जो दो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, बरगाता एंड बोरगाता, इन्होंने डिफाइन किया है पॉवर्टी को। द वर्ड पॉवर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पोर दैट मीन पुअर। उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ड है पॉवर्टी, ये कहाँ से लिया गया है, ये फ्रेंच वर्ड है पोर, वहाँ से इसको डिफाइन किया गया है। एंड मटेरियल पोजेशंस ऑफ हैविंग लिटिल और नो मोर मीनिंग टू सपोर्ट वन सेल्फ इज कॉल्ड द पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के उन्होंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। और देखिए, ये जो है यहाँ पे आपको गिवन है रिलेटिव पॉवर्टी, इसको हम पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे आगे, रिलेटिव ईच अदर वैसे। ठीक है। और आगे है आपका कोजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी होती किस वजह से, क्या रीज़न है कि लोग जो हैं गरीब हुए जा रहे हैं। देखो, मेन जो रीज़न है, मेन रीज़न ये है इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर हम बात कर लें, पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है आजकल। इंडिया की ही बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी पहले के ज़माने से अगर 1951 का डेटा देखो और आज 2011 का डेटा देखोगे तो डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हुई है, पॉपुलेशन भी कई गुना ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा देखो, दूसरा फैक्टर जो है वो है एग्रीकल्चर फील्ड्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन पढ़े थे हम रूरल इकोनॉमी, तो रूरल इकोनॉमी का जो मेन सोर्स है वो क्या है, एग्रीकल्चर, और वो भी कम होता जा रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो कम होते जा रहे हैं। और गाँव के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज डेवलप करना चालू कर दिए। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपने ये देख लिया था कि एग्रीकल्चर जो है वो कम होता जा रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड जो है कम होता जा रहा है, और आपका जो इंडस्ट्रियल फील्ड है वो गाँव के अंदर बढ़ता जा रहा है। हमने कंपेयर किया था 1971 टू 2011, उन डेटा को हमने कंपेयर किया था और ये देखा गया था कि आज के ज़माने में यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा स्टेब्लिश्ड हो गई है गाँव के अंदर, उसकी वजह से भी कुछ तरीके से आपकी पॉवर्टी बढ़ रही है। देखो, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि द सरप्लस ऑफ लेबर इज इन एग्रीकल्चर हैज़ कोज्ड मेनी पीपल नॉट टू हैव जॉब। सरप्लस का मतलब ये हो गया, एक फील्ड है एग्रीकल्चर का, उसके अंदर आपको चाहिए रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है, 50 लोगों की। अब 50 लोग उसमें काम कर रहे हैं लेकिन अवेलेबल आपके पास कितने हैं, 100 लोग हैं। पहले
अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्रीकल्चर लैंड 100 लोग ही काम करते थे उसमें, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर जो काम है वो कम हो गया है। तो 50 लोग जो हैं वो पहले काम करते थे, वो अब क्या करेंगे, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो अल्टीमेटली दैट लीड्स ए पॉवर्टी। वो लोग क्या है कि पॉवर्टी की कैटेगरी में आ गए ड्यू टू सरप्लस ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे चीज़ों को। देखो, अगर ये क्वेश्चन ही आपको पूछा जाए डिफाइन द पॉवर्टी, इट्स टाइप्स और कुछ सजेशन दीजिए, अगर यही क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है तो आप इसको 2-2, 3-3 लाइंस में हर टॉपिक को, ये जो है आपका जैसे इफेक्ट ऑफ हेल्थ है, तो इफेक्ट ऑफ हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है पॉवर्टी, उसको आप एक्सप्लेन करोगे। लाइक लोग जो हैं उनको खाना नहीं मिल पा रहा अच्छे से, कुपोषित हो जा रहे हैं, लोग बीमार हो जा रहे हैं। या फिर इफेक्ट ऑफ हेल्थ क्या है कि लोग इलिटरेट रह जा रहे हैं, कम्युनिटी से अलग हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। या फिर मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये हो रहा है। लेकिन अगर आपका मान लो 5 नंबर का ही क्वेश्चन आया तो आप इन टॉपिक्स को सीधा सीधा लिख दोगे। तो इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी क्या क्या हुआ, इफेक्ट ऑन हेल्थ, इफेक्ट ऑन एजुकेशन, सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जेंडर इनइक्वालिटी, करप्शन, वायलेंस एंड क्राइम रेट जो है बढ़ रही है, एंड होमलेसनेस, लोगों पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, चाइल्ड लेबर बढ़ रही है, जो टेररिज्म है, आतंकवाद, वो बढ़ रहा है। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। देखो, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी वैसे तो आप अगर डिफ़ाइन करना चाहो 5-6 टाइप के पॉवर्टी होती हैं, लेकिन अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में मेन कौन सी होती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेन कौन सी होती हैं, वो हम 2 ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो होती है आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है आपकी रिलेटिव पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, इसके अंदर इसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि अगर पीपल्स की बेसिक नीड है, मतलब खाना, वो अगर आपका कैलोरीज एंड न्यूट्रिशंस जो हैं आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कहलाए जाओगे पुअर इन दिस, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। एंड टू सपोर्ट ए मिनिमम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, दिस मीन्स सेम एवरीवेयर इन ऑल द कंट्री। इसका मतलब जो है हर कंट्री के लिए सेम होगा। वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ absolute poverty is based on the absolute norms for living according to the specified minimum standard। the minimum standards उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है। ऑल सच इंडिविजुअल्स और ग्रुप, या जितने भी ग्रुप होंगे या इंडिविजुअल पर्सन होंगे हुज कंजप्शन लेवल आर बिलो द स्पेसिफाइड आर क्लासिफाइड एज पुअर। अब बिलो द स्पेसिफाइड लेवल, अब स्पेसिफाई किसने किया है, ये किया है आपका इंडियन गवर्नमेंट ने। जैसे 1973 ने, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन ने ये डिसाइड किया था कि अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में रह रहा है और उसकी पर डे की जो भी खपत है खाने की, या फिर उसको इतना कैलोरी नहीं मिल पा रहा है तो पुअर कहलाएगा। जैसे 2400 किलो कैलोरीज अगर एक पर्सन को गाँव में रह रहा है और नहीं मिल रही है तो वो पुअर कहलाएगा। वैसे ही आपको अर्बन एरियाज़ की कितनी ज़रूरत होगी, 2100 किलो कैलोरीज। लेटर ऑन इन चीज़ों को मॉडिफाई किया गया है अलग अलग कमेटीज़ के थ्रू, तो वो चीज़ें हम आगे ही पढ़ेंगे कि क्या क्या कमेटीज़ रही हैं और उन कमेटीज़ ने क्या क्या स्टैंडर्ड्स रखे हैं कि कौन लोग गरीब है, कौन लोग गरीब नहीं हैं। आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे कुछ और कंडीशंस है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी है वो मेनली कहाँ पे होगी, आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कहाँ पे होगी, आपकी मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। लाइक इंडिया में आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी कि आप लोगों को खाने का नहीं मिल पा रहा है, कैलोरीज और न्यूट्रिशंस है वो नहीं मिल पा रहा है। इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी नई नई स्कीम्स लॉन्च कर रही है। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, इट अकर्स व्हेन पीपल डू नॉट एंजॉय अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स एज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई सी गवर्नमेंट हो सकती है। उस गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, वो बल्क ऑफ पॉपुलेशन से, तो वो लोग तो इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन दूसरी कम्युनिटी है, दूसरे बल्क ऑफ पॉपुलेशन है, वो नहीं कर पा रही है, उस इन्जॉय को नहीं ले पा रही है, तो उसको कहेंगे हम रिलेटिव पॉवर्टी।
तो देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक पर्सन, एक कम्युनिटी है, वो मूवी देखना या कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स है वो ले पा रही है, और दूसरा उस एंटरटेनमेंट सोर्स को नहीं ले पा रही है, तो वो कैटेगरी में आएगा रिलेटिव पॉवर्टी की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, और समटाइम्स विद इन द कंट्री भी वेरी करती है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ए फैमिली इज सेड टू बी पुअर इफ इट्स इनकम या फिर एक्सपेंडिचर इज लेस देन द प्री डिटरमाइंड लेवल। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी इज़ मोर सुटेबल फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, वाइल द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, एक चीज़ और आती है आपका इसके अंदर, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अगर आपका क्वेश्चन आया कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, तो ये दोनों लिख दोगे, व्हाट इज़ पॉवर्टी, वहीं तक अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर लेकिन 20 नंबर का क्वेश्चन है तो अब आप यहाँ पे जो आगे की चीज़ आएगी रिलेटिव टू पॉवर्टी वो भी आप लिखोगे। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है? यह एक लाइन है जिसके नीचे आने वाले जितने भी लोग हैं वो सब गरीब हैं। दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड लिमिट्स फ्रॉम ईच कंट्री एंड गिवन द वैल्यू ऑफ गुड्स नीडेड टू सस्टेन वन अडल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज से थ्रेशोल्ड लिया जाता है कि पॉवर्टी थ्रेशोल्ड, कि भाई इस कंट्री में मिनिमम क्या लिमिट है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट्स है कि इसके नीचे लोग जो हैं गरीब कहलाए जाएंगे। उन सभी को हम वेरियस कंट्रीज से वो लिमिट्स लेते हैं, और उन सभी को हम फिर एनालाइज करके उनका मीन लेते हैं। उस लिमिट के बाद में हम उसको कन्वर्ट करते हैं कि मान ले एक कंट्री है उसको रुपीज़ में दिखा रही है, एक कंपनी है यूरो में दिखा रही है, उन सभी को हम क्या करते हैं फिर कन्वर्ट करके डॉलर में कर देते हैं। और ये जो एक्सपेंडिचर है या फिर इनकम है वो एक अडल्ट के लिए ली जाती है। और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वो शुरू में जब सेट की गई थी इनिशियली, तो $1 पर डे के हिसाब से की गई थी। बाद में वर्ल्ड बैंक जो है इसको चेंज करता रहता है। 2008 के अंदर $1.25 हो गई थी, और 2015 में ये $1.90 हो गई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इसको क्या है बार बार देखता रहता है, चेंज करता रहता है। 2015 में अभी तो लेटेस्ट जो डेटा मिला है वो 2015 का डेटा मिला है। ठीक है, उसके बाद में नई एक और टर्म आती है पॉवर्टी गैप। ठीक है, पॉवर्टी गैप क्या है, ये भी आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है। और देखिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन को आप मान लो 100 रुपया, एक पर्सन है 100 रुपये मिल जाते हैं उसको। तो अगर एक पर्सन के 100 रुपये मिल रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन हो गई। तो इस पर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन पुअर। लेकिन एक दूसरा पर्सन है उसके पास कुछ रुपीज़ है, मान लो 90 रुपीज़ है, तो कितने परसेंट उसके पास कम है, 10% कम है। ठीक है, तो एक शॉर्ट फॉल इसको बोलते हैं, जो भी परसेंटेज में आपका रिडक्शन है दूसरे पर्सन के उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉल। तो ये जो 10% है इसको बोलते हैं पॉवर्टी गैप। इतने परसेंटेज में गैप है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड पॉवर्टी लाइन। तो इंडिया की हम बात करें, ग्लोबली ये डिसाइड किया जाता है पॉवर्टी गैप। इंडिया जो है 4.8% जो है इसकी पॉवर्टी गैप था, कब था, 2011 के अंदर। ठीक है, और पॉवर्टी गैप जो है ये इंटेंसिटी मेजर करता है पॉवर्टी की। पॉवर्टी इन इंडिया की हम बात करते हैं आगे। तो स्टडीज़ ऑन पॉवर्टी इन इंडिया बिगन विद द पायनियरिंग वर्क ऑफ दादा भाई नारोजी इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, कि 1979 में जब प्लानिंग कमीशन थी उसने डिसाइड किया कि एक पर्सन जो है वो अगर गांव में रह रहा है और उसको 2400 किलो कैलोरीज मिल रही है डेली की, तो वो गरीब नहीं है, उससे नीचे के लोग जो हैं गरीब कहलाए जाएंगे। और 2100 किलो कैलोरीज कहाँ पे, अर्बन एरिया में। और पैसे की जब हम बात करते हैं तो पैसे उनको, अगर मान ले एक पर्सन जो है रूरल एरिया में रह रहा है और रूरल एरिया में 49.09 रुपीज़ उसको अगर हर महीने 49.09 रुपीज़ मिल रहे हैं तो गरीब नहीं कहलाया जाएगा। उससे कम अगर किसी के पास होंगे तो गरीब कहलाया जाएगा, पुअर कहलाया जाएगा। और जो ये जो डेटा है ये अर्बन एरियाज़ के लिए था, 56.64 रुपीज़ पर मंथ।
देखिए उस टाइम पे जो करेंसी रेट्स थी वो कुछ इस तरीके से ही थी कि अगर आज के ज़माने में देखें तो महीने का 50 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 56.64 रुपीज़ उस टाइम के बहुत ज़्यादा हो जाते थे। मतलब लोग गरीब नहीं कहलाए जाते थे, अगर उनको महीने में 50 रुपये मिल रहे तो गरीब नहीं होते थे एज़ पर रूरल एरिया। आगे हम बात कर लेते हैं वेरियस कमिटीज़ की। तो इंडिया के अंदर वेरियस कमिटीज़ बैठी है और उन कमिटीज़ ने डिसाइड किया रेगुलर इंटरवल्स पे कि कौन गरीब है कौन नहीं है। तो 1962 में फर्स्ट अटैम्प्ट किया गया और उस टाइम पे देखा गया कि कितने लोग पुअर है। और इट हैज़ पुट द एक्सपेंडिचर लाइक 20 रुपीज़ फॉर रूरल एरिया एंड 25 रुपीज़ फॉर अर्बन एरिया। मतलब 20 रुपये अगर आपके पास महीने के आ रहे हैं, 1962 की बात है ये, तो वो गरीब नहीं होगा। और 25 रुपये अर्बन एरियाज़ के अंदर है तो वो गरीब नहीं कहलाया जाएगा। 1971 के टाइम्स पे ये था आपका दंडेकर एंड राठ, इन्होंने क्या किया, कैलोरी कंसेप्ट अपनाया। और कैलोरी कंसेप्ट में ये था कि अगर किसी पर्सन को 2250 किलो कैलोरीज मिल रही है तो वो गरीब नहीं कहलाया जाएगा। उससे नीचे अगर किसी को मिल रही तो वो गरीबी रेखा के अंदर आएगा। और पैसे भी उन्होंने डिसाइड किए थे कि 22 रुपये अगर रूरल एरिया में रह रहा है तो 22 रुपये मिलने चाहिए, और अर्बन एरिया में है तो 22.50 रुपये। ये बात कर रहे हैं हम पर मंथ की, कि हर महीने इतने रुपए उसको एक पर्सन को मिल रहे हैं, तो ये पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से हो जाएंगे। 1979 में प्लानिंग कमीशन ने हमने ये डिसाइड अभी पढ़ ही लिया कि 2400 जो है किलो कैलोरीज वो मिलनी चाहिए रूरल एरिया में, और 2100 किलो कैलोरीज कहाँ पे, अर्बन एरिया में। 1993 की बात करते हैं, लक्कड़वाला एक पर्सन हुआ था, उन्होंने डिसाइड किया था कि ये जो भी चीज़ें हैं वो ड्यू टू वेरियस प्राइस डिफरेंस इन एवरी स्टेट, तो हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, अब स्टेट स्पेसिफाई कर देते हैं। लेटर ऑन 2005 में सुरेश डी एंड तेंदुलकर, इन्होंने क्या किया, लकड़वाले के कॉन्सेप्ट को हटाया और इन्होंने ऑल ओवर इंडिया जो है एक स्पेसिफाई कर दिया कि इतने रुपये से कम जो है वो गरीब होगा। 816 ये रूरल एरिया में और 1000 रुपये आपके अर्बन एरिया में, ये डिसाइड किया गया था। 2011 में रंगराजन कमेटी जो थी, इन्होंने डिसाइड किया कैलोरी कंसेप्ट, और 2155 किलो कैलोरीज अगर रूरल एरिया में मिल रही है तो गरीब नहीं होगा, और 20,090 किलो कैलोरीज अर्बन एरिया में। देखो अब ये चीज़ देखो कि पहले जो थे ये 1979 में प्लानिंग कमीशन ने तो डिसाइड किया था 2400 और 2100, अब इन चीज़ों को यहाँ पे कम क्यों कर दिया गया है। और इस कमेटी ने ये कहा कि ओवर द ईयर्स अब जो है चीज़ें डेवलप्ड हो गई है, मशीनरीज का यूज हो गया है या व्हीकल्स का यूज हो गया है, तो अब लोगों को क्या है ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। उसकी वजह से टुडेज जो जनरेशन है दैट डजंट रिक्वायर दैट मच कैलोरीज एंड दे रिक्वायर फैट और या प्रोटीन होता है। आजकल के लोग जो हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, ज़रूरी नहीं है कैलोरीज उनको ज़्यादा मिले। फिर उन्होंने पैसे भी डिसाइड किए, 972 रुपीज़ फॉर रूरल एरिया और 1407 रुपीज़ फॉर अर्बन एरियाज़। ऑल ओवर इंडिया ये उन्होंने फिर फिक्स किया चीज़ें, और 4860 फॉर रूरल एरिया और 7035। ये क्या है, ये अगर हम पूरी फैमिली के लिए डिसाइड किया कि अगर एक पूरी फैमिली है 5 लोगों की, उसको मंथली इतने रुपीज़ मिलने चाहिए तो वो गरीब नहीं होगी, और 7,035 रुपये अगर अर्बन एरिया में मिल रहा है तो वो गरीब नहीं होगी। तो फिर एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन तेंदुलकर एंड रंगराजन कमेटी, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख लो कि जो तेंदुलकर जी हैं इन्होंने एस्टिमेट किया था मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, बट जो रंगराजन जो हैं इन्होंने कैसे एस्टिमेट किया था, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ 5। इन्होंने 5 लोगों की फैमिली मान के और फैमिली पे इन्होंने एस्टिमेट किया था, इन्होंने पर कैपिटा के हिसाब से, तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। पॉवर्टी इन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान जो है 7th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया है आफ्टर डिवाइडेशन ऑफ तेलंगाना आंध्र प्रदेश। सिंस 2005 जो स्टेट है राजस्थान वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है पॉवर्टी रिडक्शन में, सपोर्टेड बाय फास्टर ग्रोथ दैट हैड ए स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन। तो देखिए ये जो है डेटा, ये पॉवर्टी एस्टिमेट किया गया था राजस्थान का फ्रॉम 1993-94 टू 2011-12। तो 1993-94 में पॉवर्टी रेशियो जो था इन राजस्थान वो 38.3 था, जो कि 2011-12 में कितना हो गया 14.7, मतलब रिडक्शन हो गया है इसके अंदर। तो जो राजस्थान है वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। एक चीज़ आती है बीपीएल, लोगों को बीपीएल में रखा जाता है। बीपीएल क्या है, तो बीपीएल है आपका बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि एक लाइन है, ये पॉवर्टी लाइन है,
इससे नीचे अगर कोई आदमी है जी, कोई पर्सन है या फिर कोई फैमिली है, अगर वो इससे नीचे है 100 रुपये है, 100 रुपये से कम अगर मिल रहा है तो उसको कहला जाएगा वो BPL में है। BPL है मतलब वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, तो गरीबी रेखा जो है इसको डिसाइड किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर ए स्टेट और नेशन to set a standard of economic benchmark and poverty threshold used by government of India. Central government use parameters such as land holding, types of dwelling, clothing, food security, hygiene and capacity of buying products. Okay, literacy and minimum wage and means of livelihood, education for children's, migrations and all. तो as per 2002 सेंसस 21.57 लाख इतने लोग तो BPL इसके अंदर आ रहे थे, रूरल हाउस होल्ड के अंदर। देखो राजस्थान की बात है ये। और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011 टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर एक ये प्रोग्राम कौन सा, तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि एस्टिमेशन किया जा सके कितने लोग जो हैं राजस्थान में गरीब हैं। तो देखिए ये सब है आपका पॉवर्टी के बारे में। एक बार वापस देख लेते हैं चीज़ को कि हमने कहाँ से शुरू किया था। हमने शुरू किया था पॉवर्टी को डिफाइन किया गया था। पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी कंडीशन होती है जहाँ पे लोगों की बेसिक नीड नहीं मिल पाती है लोगों को। इसके क्या क्या टाइप्स हुए थे, ये क्या कोज होता है, पॉवर्टी किसकी वजह से होती है और क्या इम्पैक्ट होता है। 3 चीज़ पढ़ी हमने पॉवर्टी पे। पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी क्यों होती है और पॉवर्टी से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कितने प्रकार की पॉवर्टी होती है। 2 टाइप की पॉवर्टी हमने पढ़ी, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। फिर हमने पढ़ा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन है जो ऑल ओवर द कंट्रीज एप्लीकेबल होती है। उसके बाद में पॉवर्टी गैप क्या होता है, ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होता है। इंडिया की जो है पॉवर्टी गैप वो कितना है, 2011 के हिसाब से 4.8%। पॉवर्टी इन इंडिया हम देख लिए कि कितने लोग जो हैं पुअर है। फिर कुछ कमेटीज़ हुई जिन्होंने डिसाइड किया कि कौन लोग गरीब है कौन लोग गरीब नहीं है। उसके बाद में 2 कमेटीज़ के बीच में डिफरेंस पूछा सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट है और ये थोड़े फेमस भी रहे थे, सुरेश डी तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा सकता है। उसके बाद में पॉवर्टी इन राजस्थान, तो राजस्थान में पॉवर्टी क्या स्टेटस है, कोई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं पॉवर्टी कम करने के लिए, वो भी पूछी जा सकती है। अगर लेटेस्ट अगर एग्जाम से पहले कोई स्कीम लॉन्च की जाए तो वो चीज़ आपको पूछ सकती है, तो आप वहाँ पर लिखो। फिर BPL में कौन लोग आते हैं और BPL जो है वो क्या कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें। और ये जो है आपका क्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉवर्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफरेंस टू राजस्थान एंड इंडिया। फ्रेंड्स आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर लें अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, ताकि जो भी चीज़ें हैं आपका वीडियो जो है वो फटाफट आप देख पाओ, क्योंकि वीडियो हो चुका है लेंदी। एक भी पॉइंट हम स्किप कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जॉबलेसनेस एक सिचुएशन है जिसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है वो चाहता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, मेरे को रोज़गार मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाता है। बेरोज़गार किसे कहेंगे, बेरोज़गार उस व्यक्ति को कहेंगे जो बाज़ार में जो भी रेट चल रही है उस पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसको फिर भी काम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, और डेफिनेशन होगी जो भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की वो हर कंट्री में अलग अलग होगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ठीक है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है बेरोज़गारी की। तो उन्होंने ये कहा है कि 3 कंडीशन या 3 क्राइटेरिया जो है अगर वो फुलफ़िल करते हैं एक साथ, ठीक है, कंडीशन है यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो पर्सन कहलाता है कि वो बेरोज़गार है। कहने मतलब वो पर्सन होना चाहिए विदाउट वर्क। विदाउट वर्क दैट मीन्स ही और सी हैज़ नॉट इन पेड एम्प्लॉयमेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर रेफरेंस पीरियड। ना तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए या फिर पेड एम्प्लॉयमेंट विदाउट वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट है करंटली अवेलेबल फॉर वर्क। तो अब इस पीरियड के अंदर जो भी पर्सन है वो काम करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। और सीकिंग वर्क का मतलब है आपका, और ही और सी जो है वो कुछ स्टेप्स ले चुका है काम करने के लिए लेकिन फिर भी उसको
काम नहीं मिल रहा है। तो ये तो तीनों कंडीशंस, तीनों क्राइटेरिया है एक साथ फुलफिल होने चाहिए। उस कंडीशन में आपका जो पर्सन वो होगा वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेरोजगार कहलाया जाएगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम स्लोअर देन प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक रिकवरी, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स 2014 prepared by International Labour Organization, about 202 million people were unemployed in 2013। 2014 की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 202 मिलियन लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉय रहे हैं, मतलब बेरोजगार रहे हैं। कब? 2013 के अंदर। अच्छा, एक चीज़ देखो मैंने ये लिखी है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है, यूज़ द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल। कहने का मतलब देखो एग्ज़ाम से पहले चीज़ें चेंज होती रहती है। कोई भी डेटा पब्लिश हो गया, मान लो कल कोई पब्लिश हो गया, जनवरी में पब्लिश हो गया, फरवरी में पब्लिश हो गया, एग्ज़ाम मान लो आपकी जून में, मान लो थोड़ी देर के लिए जून में अगर आपकी एग्ज़ाम हो रही है, ये डेटा कुछ चेंज हो गया, अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, तो फिर आप ठीक है, आप लिख दो कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस ईयर 2014 के हिसाब से ऐसा था, तो वो तो फिक्स ही रहेगा 2014 के हिसाब से ही ऐसा था, तो ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बेरोजगारी कितने टाइप की होती है। तो एक होती है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, पहला आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और मैंने इसको ये जो मार्क कर रखा है ऐसे इसलिए कर रखा है कि ये जो भी टाइप की बेरोजगारी होती है, ये जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सी बेरोजगारी है? ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़ दिया और दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगारों के बीच की जो टाइम है उसमें वो बेरोजगार होगा। मतलब एक जॉब मिल गया उसको ये, और दूसरा रोजगार, दूसरा भी जॉब है ये है। अब ये छोड़ के इसमें जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में काम करते करते उसको दूसरी जॉब मिल गई और सीधा चले जाए, लेकिन कुछ टाइम के लिए मोस्टली पर्सन्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बीच में रुक गया। ये टाइम है जो, इस टाइम पे जो भी अगर बेरोजगारी होगी उसकी, तो उसको कहेंगे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसमें देखो क्या रीजंस हो सकते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी के कारण एक व्यक्ति एक रोज़गार से निकलकर, या फिर उसको निकाल दिया गया है, तो फिर दूसरे रोज़गार की वो तलाश कर रहा है। तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नई नौकरी पाने की जो बीच की ड्यूरेशन है उसको कह लेंगे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ लिखी हुई है, पीरियड बिटवीन जॉब्स ट्रांजेक्शन्स, टाइम बिटवीन अटेम्प्ट टू फाइंड द न्यू जॉब। नेक्स्ट है आपका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये किसकी वजह से होता है? रिसेशन ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। तो रिसेशन मतलब, अब देखो मंदी, आर्थिक मंदी हो रही है, तो ये क्या होता है कि आपकी जो भी इकोनॉमी है कंट्री की, उसमें कई उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कि कभी देखो आपकी इकोनॉमी अच्छी भी होती है, कभी कम भी होती है। तो जब आपकी इकोनॉमी डेवलप होती है तो उस टाइम पे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी इकोनॉमी है आपकी कंट्री की वो कम हो रही है, तो उस कंडीशन में आपका प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। तो ये किसकी वजह से आता है साइक्लिक? या आपका आर्थिक मंदी की वजह से, कि आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही सही कंट्री की, तो उसकी वजह से। तो पहला आपका पता चल गया कि एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच में टाइम, साइक्लिक आपका ड्यू टू रिसेशन इन इकोनॉमिक साइकिल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस फॉल्स। यही चीज़ मैंने अभी बता दी कि जो भी आपकी डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कम हो जाती है ड्यूरिंग रिसेशन, मंदी के टाइम पे। तो एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्ड बाय रिड्यूसिंग द लेबर, सो लेबर्स को हटा देते हैं कि अभी ज़रूरत है नहीं प्रोडक्शन की। चलो आगे चलते हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर सम ऑफ द पीपल दे चूज नॉट टू वर्क, इट इज ए फंक्शनल अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, ओके। इट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट दैट मैचेस देयर एक्सपेक्टेशन। मतलब वो चाहता है कि मुझे 150 रुपये मिले, ठीक है, पहले वो जॉब कर रहा था 150 रुपये में, अब उसको उसी जॉब के 100 रुपये देंगे,
कि भाई तेरी जो भी तनख्वाह है, पैसे हैं, वो कम करेंगे। अब वो चाहता नहीं कि मैं ये काम करूँ, वो चाहता है कि मैं 150 वाला ही काम करूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा उसको। तो वो किस टाइप की होगी? ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की तरफ। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इस पे मैंने स्टार लगा रखा है, देखो। जो फर्स्ट तीनों थे, ये तीनों हैं आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इंडिया में मोस्टली इस टाइप की आपको देखी नहीं जाएगी। और इंडिया की बात करते हो, देखो यहाँ पे जो बेरोजगारी पाई जाती है वो स्ट्रक्चरल, डिस्कास्टेड या सीजनल, ये 3 टाइप की जो है ज़्यादा पाई जाती है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? दिस अकर्स व्हेन स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन ऑफ वर्कर डू नॉट मैच जॉब ओपनिंग्स। Structural unemployment is also a type of frictional unemployment, but it lasts longer. It may encourage voluntary unemployment. अब देखो इसका क्या मतलब है कि ये तब होती है जब चीज़ें चेंज हो जाती है। कहने का मतलब, अच्छा थोड़ी देर के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले हमारे क्या है, इंडिया में स्कूटर चलते थे, ठीक है। अब स्कूटर का प्रोडक्शन बंद हो गया। स्कूटर का प्रोडक्शन बंद हो गया तो जो लोग काम करते थे स्कूटर सुधारने का या फिर स्कूटर बनाने का काम करते थे, अब उनका तो जॉब बंद हो गया। अब क्या है, कारें बनना चालू हो गई, उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगा। तो वो किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट इज ए टाइप ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बट इट लास्ट लॉन्गर। इसमें क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और ये जो है ये ख़त्म भी हो सकता है। कहने का मतलब, जो भी काम करते थे पर्सन जो स्कूटर सुधारने का, वो अब नया जॉब जो भी होगा उसको सीखने में टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा लंबा चलता है। तो स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट समझ गए, ये कब होता है कि जब स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन जो है वो जॉब ओपनिंग से मैच नहीं करती है। जो नेक्स्ट है आपका डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो भी डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब ये है कि मान लो कुछ लोग हैं कंपनी में, 10 लोग हैं कंपनी में और 100 जूते बना रहे हैं। अगर 3 लोगों को हटा दिया उसमें से, तो भी आपका 100 जूते ही बनेंगे। कहने मतलब वो 3 लोग हैं ना, उनका प्रोडक्शन 0 है, तो उन 3 लोगों को हटा दिया तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कहाँ पे होता है? ये आपका मेनली एग्रीकल्चर फील्ड में पाया जाता है। सोविंग, कटिंग, इस टाइम पे क्या होता है कि लोगों को रोज़गार मिलता रहता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है, लेकिन जैसे ये काम खत्म हो जाता है लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस टाइप का किस में आएगा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में। फिर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो ये है आपका इंडिया का स्टेटस, कितने लोग और कितनी फैमिली जो है अनएम्प्लॉयड है। Unemployment rate was 3.51% in 2016. That increase and it is 3.52% in 2017. देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अब बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एवरेज्ड 4.05% फ्रॉम 1983 अंटिल 2017। अभी तक 2017 तक का डेटा मिला है और उसमें आपकी जो एवरेज रेट है वो कितनी है? 4.05%। और देखो मैक्सिमम कितनी थी? 8.30 1983 में, और मिनिमम कब हुई थी? 2014 में। जब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें आती है कुछ स्कीम्स, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इसमें क्या किया गया था कि पुअर फैमिलीज़ को 100 दिन के लिए रोज़गार दिया जाएगा और 220 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो स्कीम लॉन्च की गई थी वो थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोडस टू अर्बन एरियाज? तो दिस इज डिफाइंड, माइग्रेशन इज डिफाइंड एज ए परमानेंट और सेमी परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। अगर एक माइग्रेशन जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ हो रहा है, उसको कहेंगे हम अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन इज ए फिजिकल ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया एज ए रिजल्ट ऑफ रूरल माइग्रेशन,
ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ने लायक है, बस एक बार पढ़ लो समझ आ जाएगी चीज़ें। सिटीज़ आर नोन टू बी प्लेस वेयर मनी, सर्विस एंड वेल्थ आर सेंट्रलाइज। वहाँ पे मनी है, वहाँ पे सर्विसेज अच्छी हैं, वहाँ पे वेल्थ अच्छी है, तो इसलिए लोग बाग कहाँ मूव कर रहे हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन अगर आपसे पूछ लिया तो रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन, तो देखो ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन में ये देखो आपको डेटा मिलेगा, ये 2001 का डेटा है जिसमें माइग्रेंट्स कितने थे 30.57%, जिसमें मेल्स का जो परसेंटेज था वो 17.57, फीमेल्स का 44.54%। अब ये आप ये भी कह सकते हो कि भाई फीमेल्स का इतना ज़्यादा क्यों था, अब ये तो पता नहीं क्यों था, लेकिन ये डेटा जो लिया गया है ये आपका 2001 का डेटा लिया गया है, सीधा ऐसे कॉपी पेस्ट है। और 2011 के अंदर ये जो डेटा है वो डबल हो गया है, हर साल जो है ये 4.5% एनुअली बढ़ा है। कोजेज ऑफ माइग्रेशन, क्या रीज़न है माइग्रेशन का, एज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स लाइक हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेज, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ज़मीन कम हो रही है, उसकी वजह से लेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड फैसिलिटीज़ इन विलेजेस, इन एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, पॉवर्टी, ये सब की चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक है सीधा। इन अर्बन एरियाज ड्यू टू गुड अवेलेबिलिटी और जॉब्स, या फिर हाई वेजेस, डिसेंट नेचर ऑफ वर्क, एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स सिटीज़। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है रिगार्डिंग अर्बन माइग्रेशन, मतलब लोग जो गाँव से अगर शहरों की तरफ जा रहे हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जो सिटीज़ हैं वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ जो बन जा रही है, कच्ची बस्तियाँ बन जा रही है, इंक्रीजिंग ऑफ हाउसलेस पीपल, मतलब लोगों को घर नहीं मिल पा रहे हैं, भिखारी बन जा रहे हैं लोग, बैगर्स जिसको बोलते हैं, चाइल्ड लेबर बन जा रही है, तो ये सब किस रीजन किसके हैं ज़्यादा, माइग्रेशन के। तो लोग बाग को जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं कि गाँव से कहाँ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे लोग अगर रह रहे हैं वहाँ पे जगह नहीं है, तो उसका एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। अकॉर्डिंग टू NSSO रिपोर्ट 2011 से 2012 के बीच में 41.5% जो है वो माइग्रेट किए गए हैं, किस रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। कहने का मतलब लोग बाग गए हैं रोज़गार लेने के लिए, कितने परसेंट गए हैं, 41.5% लोग तो रोज़गार लेने के लिए गए हैं, 29.3% किसके लिए गए हैं, फैमिली रिलेटेड, और 18% एजुकेशन या स्टडीज़ के लिए गए हैं, 28.3% किसके लिए, मूवमेंट विद फैमिली या कोई पेरेंट मेंबर है, 11.3 अदर्स, और 1% क्या है, मैरिज की वजह से। ठीक है, रिमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं कि लोग बाग जो भी आपके गाँव से शहरों की तरफ जा रहे हैं उसको कम किया जाए, तो प्रमोशन एंड इंटेंसिफिकेशन, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर आप बढ़ाओगे तो इंडस्ट्रीज मस्ट बी सप्लीमेंटेड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड हाउ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस एक्ट। देखिए ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट न्यू 2015, कहने का मतलब ये है 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, उसके बाद में उसको मॉडिफाई कर दिया गया, उसमें संशोधन कर दिया गया था, और 2015 में नया संशोधित जो भी बिल आया था वो पास कर दिया गया था। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट इन इंडिया हैज़ रिमेन्ड ए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। देखो इसका जो मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। सबसे पहला जो लैंड एक्विजिशन एक्ट पास हुआ था वो हुआ था 1894 में। 1894 का जो भी लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसमें कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन थे कि जो भी किसानों से ज़मीन लेओगे वो आप उनसे बिना पूछे ले सकते हो, आप उनकी ज़मीन ले और काम करो। ठीक है, उनको ना तो कोई कंसेशन दिया जाता था, ना ही उनकी कोई बात सुनी जाती थी। ठीक है, लैंड ओनर जो भी है उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, तो इससे काफ़ी परेशान थे फार्मर्स। उसके बाद में 2013 में 2013 में इस बिल को, लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसको मॉडिफाई किया गया था, नया बिल इसको पास किया गया था। 2013 के बिल में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन थी जो फार्मर्स के फेवर में थी, जैसे आप उनकी ज़मीन ले लो, ज़मीन के 4 गुना पैसे दोगे। कैसे, मतलब मान लो अब इस टाइम पे जो भी प्राइस चल रही है उसकी, उससे 4 गुना आप पैसे दोगे किसानों को, अगर वो गाँव में है तो 2 गुना पैसे दोगे कहाँ पे, अगर वो अर्बन एरिया में है तो ऐसे कुछ इसके अलग अलग सिचुएशंस थी, अलग अलग कंडीशंस थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये चीज़ आप पढ़ना। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन सेट हुआ है वो 2013 के सिलेबस के हिसाब से हुआ है। 2018 का जो सिलेबस है वो उसके अंदर इन्होंने कुछ चेंज किया नहीं है। इसका मतलब ये है ये क्वेश्चन के आने की चांसेस बहुत कम है।
अगर आएगा तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2015 आएगा, क्योंकि मॉडिफाई कर दिया गया है वो। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि 2015 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो डिफरेंस बिटवीन 2013 एंड 2015 पूछा जा सकता है। और वैसे भी उस टाइम पे जब बना था ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, तो ये किसानों को फेवर में था, तो उस टाइम पे फेमस चल रहा था मामला, तो उसके हिसाब से ये सिलेबस में डाला गया था। लेकिन अब नहीं लग रहा कि ये जो है एक्ट वो पूछा जा सकता है। ये पास किया गया था 2013 में, और जनवरी 2014 से इसको लागू कर दिया गया था। 2013 पढ़ रहे हैं अपन। लैंड एक्विजिशन एक्ट कब पास हुआ था? 2013 में पास हुआ था। इसके क्या क्या एम्स थे? द एक्विजिशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन कंसल्टेंसी विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड ग्राम सभा। मतलब अगर तुम किसी की ज़मीन लोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? लोगों से पूछोगे, उसका सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस करोगे। सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस कि लोगों को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर ये ज़मीन हम खरीद लिए, यहाँ से कोई नया एक्सप्रेसवे बना दिए, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट बना दिए, उससे आसपास के लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते थे कि एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर इस लोकेशन में हम बनाते हैं तो। ठीक है। उसके अलावा क्या उसके एम्स थे? टू प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन, कंपनसेशन दोगे तुम अच्छे से। मेक एडिक्वेट प्रेजेंस फॉर रीस्टेबलेंस एंड रीसेटिंग। और कंपलसरी एक्विजिशन में अफेक्टेड जो पर्सन होता था उसको भी पार्टनर बनाया जाए। तो दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल लैंड एक्विजिशन वेदर डन बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। दिस एक्ट एप्लीकेबल व्हेन गवर्नमेंट एक्वायर लैंड फॉर इट्स ओवन यूज, होल्ड्स कंट्रोल इंक्लूडिंग लैंड्स फॉर PSUs पर। सैलिएंट प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस थे? कॉन्सेंट क्लोज, कॉन्सेंट क्लोज का मतलब at least 80% of the project affected families shall be obtained through a prior information process when land is taken for private companies। मतलब अगर आपकी ज़मीन प्राइवेट कंपनीज के लिए ली जा रही है तो उसके लिए 80% फैमिलीज़ को आप प्रायर नोटिस से इन्फॉर्म करोगे। 80% फैमिली जो भी अफेक्टेड है उनको आप बताओगे पहले कि भाई हम आपकी ज़मीन यहाँ से लेंगे। उसके बाद में ही आप अगर वो एग्री होंगी 80% फैमिलीज, तभी आप उस ज़मीन को ले सकेंगे। और 70% किसके लिए? पब्लिक प्राइवेट पर्पजेज़ के लिए। दूसरा है इमरजेंसी एक्विजिशन। ये एक टर्म थी कि अगर मान लो नेशनल डिफेंस, सिक्योरिटी, रिहेबिलिटेशन ऑफ इफेक्टेड फैमिलीज फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर या फिर इमरजेंसी, इस कंडीशन में आप इन ज़मीन को ले सकोगे। लिमिट्स ऑन एक्विजिशन फॉर मल्टी क्रॉप एरिया। मल्टी क्रॉप एरिया में ऐसा था कि अगर मान लो मल्टी क्रॉप एरिया जो है, आप पहली बात तो ले होगे नहीं, एक्विजिशन वहाँ पे अलाउ नहीं है। लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस हो गया तो उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट जो है सेम मल्टी क्रॉप एरिया है वो डेवलप करेगी। ठीक है, तो ये लिमिट्स थी। कंपनसेशन आपका 4 गुना मार्केट वैल्यू से फॉर रूरल एरिया और 2 गुना किसके लिए? अर्बन एरिया। फिर आपको एक टर्म आती है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो बिफोर एक्विजिशन गवर्नमेंट हैज़ टू स्टडी सोशल इम्पैक्ट स्टडी अलॉन्ग विद कंसल्टिंग विद लोकल अथॉरिटीज़ लाइक ग्राम सभा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट कैन ओवरराइड डिसअप्रूवल ऑफ कम्युनिटी। मतलब गवर्नमेंट के पास इतना रूल था, इतना पावर था कि अगर ग्राम सभा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये मना कर रही है कि ज़मीन मत लोगे, तो भी उनके रूल्स को, उनका जो डिसअप्रूवल है उसको मना करके अपनी ज़मीन ले सकती है। लैंड लेफ्ट अनयूज आफ्टर एक्विजिशन। लैंड लेफ्ट अनयूज आफ्टर एक्विजिशन कहने का मतलब यह है अगर आपकी ज़मीन खरीद ली गई है एक बार, तो उसको फिर जो भी लैंड ओनर होता था पहले वो अब कुछ यूज़ भी नहीं ले सकता था। क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ। तो क्रिटिसिज्म इसके क्या क्या थे? कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन, हाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। प्रोसीजर जो था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। कॉन्सेंट ऑफ इफेक्टेड फैमिलीज़, उनको बताओ पहले तुम 80% को और 70% को। एक्सेम्पशन ऑफ 13 एक्ट्स। ठीक है, अब जो है आपका नया बिल है उसके चेंजेज हैं वो आप डिटेल में पढ़ोगे। और वो कहाँ से पढ़ोगे? यहाँ से पढ़ोगे। ये आपका नया बिल है। 2013 में और 2015 में क्या क्या डिफरेंस है ये हिंदी में है। इंग्लिश में पढ़ने के लिए गूगल करना, वहाँ पे आपको अच्छे से दिया गया है। ठीक है।
तो डिफरेंस पढ़ लेना। ये मुझे लग रहा है कि 2013 और 2015 का डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2015। तो देखो 2015 का जो बिल है वो 2 बार अमेंड हुआ था और लोकसभा में इसको पास कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में नहीं पास हुआ था। और क्या क्या चेंजेस किए गए थे 2015 के बिल में, वो आपके यहाँ पे हैं। एक्सेप्शन फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। तो इसमें क्या क्या एक्सेप्शन किए गए थे कि अगर मान लो आपको 2013 में एक रूल था कि आपको मैंडेटरी कंसेंट क्लोज फॉर पीपल 80% को आप पहले इन्फॉर्म करोगे, प्रायर इन्फॉर्मेशन दोगे प्राइवेट कंपनीज के लिए अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो, और 70% पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के लिए। तो अब ये है ना एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए अगर आप एक्वायर कर रहे हो, या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्वायर कर रहे हो, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग पीपीपी प्रोग्राम व्हेन गवर्नमेंट ऑन लैंड। ठीक है। और रिटर्न टू यूटिलाइजेशन लैंड, इसमें ये था कि 2013 में तो ये था अगर 5 साल तक तुमने लैंड को यूटिलाइज नहीं किया तो आप जो भी ओनर है उसको ज़मीन को दोगे। लेकिन 2015 वाले एक्ट में यह है कि 5 साल या फिर एनी पीरियड स्पेसिफाइड टाइम ऑफ सेटिंग पर्पस, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो। और टाइम टेकन टू अक्वायर 50 मंथ्स टू 42 मंथ्स। इसमें क्या कर दिया गया है, जो एक्वायर करने के लिए टाइम गिवन था वो 50 महीने से अब 42 मंथ कर दिया गया। ये था आपका चैप्टर 2। फटाफट एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। रूरल इकोनॉमी हम पढ़े हैं, पॉवर्टी पढ़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े हैं, एक्सोडस टू अर्बन एरिया एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट। देखो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो आप पढ़ोगे 2015 का, ठीक है। और अर्बन एरियाज टू एक्सोडस टू अर्बन एरिया ये थ्योरी है, आप पढ़ोगे। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और रूरल इकोनॉमी। देखो चले आगे हम। देखो क्या होता है रूरल इकोनॉमी, ये हम अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉवर्टी, इसका टाइप, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा ये पॉवर्टी गैप एंड ऑल, ये चीज़ें पढ़े थे हम। उसके बाद में हमने पढ़ा व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद रेफरेंस टू राजस्थान एंड इंडिया। राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इंडिया में क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्सोडस टू अर्बन एरियाज। लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और फिर हम करंट डेटा देखे थे, ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन, सेंस कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है माइग्रेशन की वजह से, और माइग्रेशन को बचाने के लिए, अब ये चीज़ जो मैंने आपको बोली है खुद से पढ़ने के लिए, तो माइग्रेशन बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा ये जो है रिमेडियल ऑफ मेजर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द रीजन्स ऑफ माइग्रेशन, तो रीजन्स ऑफ माइग्रेशन में भी आप ये सेम चीज़ें लिख सकते हो, और रिमेडियल मेजर्स में भी आप यही लिख सकते हो। कहने मतलब अगर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है उसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है, अगर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तो माइग्रेशन नहीं होगा। तो रिमेडियल मेजर एंड कॉजेज ऑफ माइग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हो। गुड एंटरटेनमेंट सोर्सेज जैसे मॉल, थिएटर, नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कशॉप, ये हो जाएगी। अगर स्पोर्ट्स एकेडमी खुल जाएगी, पब्लिक पार्क खुल जाएगा, रूरल टूरिज्म खुल जाएगा, ठीक है। कोई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ या फिर कोई स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो अब ये चीज़ें वेरियस स्कीम्स लोन्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल एरियाज़ में कौन कौन सी, नरेगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और वेरियस अदर स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या है, ये भी पढ़ लिया हमने अच्छे से। उसके बाद में लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है आपका लेटेस्ट 2015 का, वो क्या है उसको अच्छे से पढ़ना। डिफरेंस इन बिटवीन 2015 एंड 2013 गूगल कर लेना, आपको अच्छे से डिफरेंस मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।